Okay, now next topic is firewall. Okay, firewall, as I already discussed, it can be a hardware or it can be a software. Firewall is mediate in between आपका कंप्यूटर एंड द नेटवर्क, उसके बीच पे फायरवॉल होता है. फायरवॉल इज लाइक अ एवरीथिंग must be goes through firewall, and the firewall checks कि ये सही है तो accept, otherwise reject. firewall की filtering methods अलग अलग हो सकती हैं. जो मैंने आपको बताया था क्या हम पैकेट लेवल पे फिल्टरिंग कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी पैकेट को वो देखे कि पैकेट पे कोई ऐसा डेटा है जो कंप्यूटर को हार्मफुल होगा तो उसको रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट करे. ठीक है, या तो कोई सर्विसेज को बंद कर दे कि ईमेल सर्विसेज नहीं चलनी चाहिए या पर्टिकुलर सोशल मीडिया की कोई सर्विस नहीं चलनी चाहिए, हम कोई सर्विसेज को बंद कर सकते हैं. या थर्ड, हम विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल वी कैन व्हाट वी कैन से वी कैन स्टॉप यूजिंग पोर्ट्स. कुछ हम पोर्ट्स को बंद कर सकते हैं. तो फायरवॉल की बहुत सारी फिल्टरिंग टेक्निक्स अवेलेबल है. उसमें सबसे पहली टेक्निक है पैकेट फिल्टरिंग. जैसे मैंने आपको बताया, ईच एंड एवरी पैकेट मस्ट ट्रांसफर थ्रू दिस फायरवॉल. फायरवॉल चेक करेगा, सही है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट. और ये टेक्निक जो है इसको हम पैकेट फिल्टरिंग बोलते हैं. दूसरा है प्रॉक्सी सर्विस. प्रॉक्सी सर्विस इज लाइक कि आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो आपका आप जानते हो एवरी कंप्यूटर हैज इट्स ओन आईपी. पर आप चाहो कि आपका जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ना हो, तो हम आप विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल आप प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी कंप्यूटर या एज अ प्रॉक्सी सर्वर आप नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपका मेन आईपी एड्रेस और नेटवर्क आईपी एड्रेस सब हाइड हो जाएगा और अलग से आईपी एड्रेस जनरेट होगा और वो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो. तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए प्रॉक्सी सर्विस इसको हम बोलते हैं, वी कैन यूज दैट. आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग. कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हम अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो कि इस आईपी एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस किसका होता है, पर्टिकुलर वेबसाइट का. ओके, तो वो आप बंद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल. प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग. एफटीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं करवाना है, मतलब आप कुछ डाउनलोड अपलोडिंग नहीं कर सकते, तो अगर कोई प्रोटोकॉल पर्टिकुलर ब्लॉक करना है यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल. एप्लीकेशन गेटवे. इट अप्लाइज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन अगर नहीं चलनी चाहिए या उस पर यूज़र एक्सेस नहीं करना चाहिए तो एप्लीकेशन को भी आप ब्लॉक कर सकते हो. क्लाइंट लेवल गेटवे. क्लाइंट लेवल गेटवे मतलब इट अप्लाइज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन इज एस्टैब्लिश. सॉरी, क्लाइंट लेवल इज सर्किट लेवल. ये क्या होता है, टीसीपी और यूडीपी पैकेट्स अलग अलग ना समझ के सिर्फ पैकेट्स को समझो. ठीक है, क्या होता है अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि सेंडर और रिसीवर को आप डेटा सेंड करना है. सेंडर इज वांट टू सेंड सम डेटा टू रिसीवर. तो पहले क्या होगा, सेंडर और रिसीवर के बीच में डेडिकेटेड सर्किट एस्टैब्लिश होगा. मतलब वो सर्किट के थ्रू सेंडर से सारा डेटा रिसीवर के पास जाएगा. तो उन दोनों के बीच में एक सर्किट एस्टैब्लिश होगी. वो सर्किट सिक्योर भी आप कर सकते हो कि और कोई उसको टेम्पर ना कर सके, उसको बोलते हैं सर्किट लेवल गेटवे. वो सारे पैकेट्स उस सर्किट के थ्रू ही जाएंगे. जैसे मैंने आपको इंटरनेट जब पढ़ाया था तब मैंने ये बताया था कि आवर पैकेट्स कैन मूव इन द नेटवर्क विद द एनी पाथ. कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, वो कहीं पे भी कोई भी पाथ लेकर मूव कर सकते हैं. पर सर्किट लेवल में ऐसा होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सर्किट एस्टेब्लिश होती है और उस सर्किट के थ्रू ही सारा डेटा पास होता है. तो वी कैन do this thing with the firewall also. Last topic is port blocking. पोर्ट ब्लॉकिंग मतलब कोई कोई पोर्ट ही बंद कर देने के. जैसे कि जनरली एच का पोर्ट होता है 80 और एफ का पोर्ट होता है 21. अगर यह पोर्ट हमने ब्लॉक कर दिए तो फिर उसके रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हम यूज़ नहीं कर सकते. तो फायरवॉल इज नाउअडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फायरवॉल मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी या नॉर्मल कोई भी कंपनीज है तो उसमें ये चीज़ होती है. और फायरवॉल इनबिल्ट भी आता है. अगर आप अच्छा कंपनी का एंटीवायरस परचेस करते हो तो कुछ फंक्शनलिटी फायरवॉल की आती है, नहीं तो यू कैन परचेस इट डिफरेंटली. अगर आपको इतना सारा फिल्टरिंग अगर आपको चाहिए अपनी कंपनी में तो यू कैन यूज़ द फायरवॉल.
ओके, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि आप क्या-क्या कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न। ओके, अब ये यहाँ से टॉपिक थोड़ा सोशल हो रहा है, ठीक है? इंडियाज़ आईटी एक्ट, सबसे पहला आईटी एक्ट लाने वाली कंट्री थी चाइना, ठीक है? इंटरनेट का वास्ट यूज़ होता है, इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, बिज़नेस करते हैं, मनी ट्रांसफ़र, एक्सचेंज सारी चीज़ें करते हैं। तो जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा है, अगर उस पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उसको हैक कर लेता है या कोई उसको मिसयूज़ करता है या समबडी हैज़ रिमूव्ड आवर डेटा, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लॉज़ होने चाहिए जो ये देखें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है या हम उसको क्या किस तरह से रोक सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारी जुडिशन है, जो अलग क्राइम्स के लिए, जो रूटीन के क्राइम्स के लिए जो आप लोग जानते हो इनके लिए बनाए हैं, ऐसे ही लॉस साइबर के लिए भी बनाए गए हैं। देयर आर सम लॉज विच इज डेडिकेटेड टू साइबर क्राइम्स ओनली, ठीक है? उसको हैंडल करने के कोड्स अलग होते हैं, उनके लॉज अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो हम यही लॉ की यहाँ पे अब बात करेंगे, इंडियाज आईटी एक्ट। ओके, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, also known as ITA 2000 or IT Act, is an act of Indian Parliament noticed on 17th October 17 2000। 2000 में ये एक्ट बना था, रिवाइज्ड बना था, ऐसा नहीं पहली बार लॉन्च हुआ था, ऐसा नहीं। हाँ, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया। ओके, अब ये एक्ट क्या कहता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजैक्शन carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, common to refer to as the electronic commerce, which involves the use of alternatives to paper-based method of communication and storage information to facilitate the electronic filing of documentation with the government agencies, and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Books of Evidence, बैंक ऑफ इंडिया, तेरे तो इतना सारा बोला है पर इसमें देखो सारी चीजें इंक्लूड कर दी। एक ये एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप डेटा इंटरचेंज करते हो वो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हो वो भी कम्युनिकेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, एनी एनी कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, फैक्स, ईमेल हो गया, चैट हो गया, वॉइस हो गया, वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स, जो बाइंग सेलिंग और ये सब होता है वो, विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अल्टरनेटिव पेपर बेस्ड मेथड, मतलब कोई भी रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए जो हम पेपर्स में जहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके अलावा अगर हम कंप्यूटर में अगर डेटा सेव करने लगे या नेटवर्क में सेंट्रली सर्वर पे डेटा स्टोर करने लगे तो वो भी इसके अंडर में आता है। एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एजेंसीज पे पहले डॉक्यूमेंट्स जो होते थे हमें वो जाके भर के फिल करना होता था, अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है तो वो भी इसके अंडर में आती है। तो आईटी एक्ट के अंडर में ये सारी चीज़ें आती है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क अगर आप कुछ करते हो तो यू आर अंडर आईटी एक्ट। क्लियर? सारी चीज़ इसमें इसमें बता दी। ओके, नाउ साइबर लॉ, ये क्या कहता है? द लॉ दैट गवर्न्स द साइबर स्पेस इज नोन एज साइबर लॉ। इट इज अ लॉ which deals with the various computer related activity. In a sense, cyber law is attempt to apply the laws designed for physical world to human activity on internet. सारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी जो इंटरनेट पे होती है उसको गवर्न करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए क्या बने हुए हैं? साइबर लॉ। क्लियर? कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज हैकिंग पासवर्ड, accessing the file by unauthorized person, getting private information, etc. has been prevented by implementing cyber law. क्यों बनाए गए साइबर लॉ? ये सब चीजें रोकने के लिए।
ठीक है। एंड साइबर लॉ को डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, एक तो इनकी कंप्लेंट्स अलग आती है। Nowadays, what is the biggest problem with India is, okay, cyber crimes. When any crime is committed over internet is called the cyber crime. जो भी चीज़ आप जो भी काम इंटरनेट का यूज़ करके अगर कोई गलत काम किया जाता है, दैट इज टर्म एज द साइबर क्राइम। क्लियर? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है जो आम बात हो गई है, हैकिंग। आज बच्चे बच्चे भी हैकिंग करते हैं। हैकिंग बच्चे बच्चे ये करते हैं कि किसी का पासवर्ड गैस कर लिया, किसी के कुकीज़ में से उसका पासवर्ड चुरा लिया, ये सब ठीक है। बट कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट या गवर्नमेंट के सर्वर्स को भी हैक कर देते हैं और उनके सारे डेटा यूज़ करते हैं। हालांकि उसको गवर्नमेंट की उस वेबसाइट पे पड़ी हुई वो चीज़ों को कोई लेना देना नहीं होता, कुछ उसको समझ में भी नहीं आता है, बट स्टिल दे आर हैकिंग। और हो सकता है वो इस तरह से यूज़ करता हो डेटा कि उसको कुछ अर्न करना है तो उसको पब्लिश कर देगा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्राइम, हैकिंग। Gaining the knowledge about someone's private and sensitive information by getting the access to their computer system illegally is known as hacking. आजकल हैकिंग के तो इतने सारे टाइप्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे केसेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर हैकिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स या गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों पे होती है तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, उनका डेटा लॉस्ट हो जाना मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको अफेक्ट करती है, फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। पर एक पर्सनल एक नॉर्मल इंसान के साथ भी अगर ये सारी चीज़ें होती है तो उनका भी फाइनेंशियली लॉस तो नहीं, बट हाँ, उनका डेटा लॉस हो जाता है। और हैकिंग इस तरह से आजकल तो इस तरह से हैकिंग होती है कि एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ कि मैंने कहीं पे सुना था। Okay. Cyber stalking is kind of online harassment where the victim gets unwanted, abusive online messages and email. It's just for making you break down from mind. Cyber stalking is not having the desired effect. They begin offline stalking along with the cyber stalking to make the victim's life miserable. ऑनलाइन तो चढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन तो परेशान करते ही हैं, उसके बाद जब आप घर से निकलो तो वही चीज़ें चालू होती हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में होती है और फाइनली वो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोच लेता है कि उसका यहाँ जीना मतलब ही नहीं है, उसको मर ही जाना चाहिए, फिर वो मर जाता है। यही होता है। ओके। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, ये था थ्रेफ्ट डेटा के लिए रिलेटेड। ये आइडेंटिटी थ्रेफ्ट मतलब जो मैं हूँ नहीं वो मैं दिखा के, अगर मैं किसी की आइडेंटिटी चुरा के अगर मैं कुछ कमिट कर रही हूँ, दैट आई एम यूजिंग द आई एम अंडर द क्राइम ऑफ आइडेंटिटी थ्रेफ्ट. Has become the major problem with the people using the internet for the cash transaction and banking service. In this crime, a criminal accesses the data about the person's bank account, credit card, social security card, debit card, and other sensitive information to get the money or buy the things online in the victim's name that can result in the major financial losses for the victim or even the spoil the victim's credit history. आपकी बैंक डिटेल किसी को पता चल गई, सारी चीज़ें उठा ली, परचेस कर लिया, ख़त्म। या आपके आइडेंटिटी के हिसाब से गलत मेल किसी को भेज देना, ठीक है? आपकी क्रेडिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड गैस करके आपकी मेल आईडी से अजीब-अजीब मेल किसी को पार्टनर्स को भेज दे, जिसका आपको इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है। ओके, फिर है मिलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब वायरस और वॉर्म्स जिसकी हम बात करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बना के उनमें से डेटा हैक करना या उनको जिस कंप्यूटर में आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो उसके डेटा को लॉस्ट कर देना, उड़ा देना। There are internet-based software or programs known as the pirated software that are used to disrupt the proper functionality of network. The software is used to steal the sensitive information or data that can cause the damage to existing software in a computer or system. कई बार आपने मोबाइल में आपने ट्राई किया होगा कि कुछ आप डाउनलोड कर रहे हो तो ऐसे पॉपअप आते हैं, उसको आपका फ़ोन का नाम भी पता होता है, योर रियलमी फ़ोन इज़ अंडर डेंजर, डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर टू करेक्ट योर फ़ोन।
ऐसे पॉपअप होता रहता है, उसको आप बंद भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसको किल करो। वो एप्लीकेशन को आपको किल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी जाके वो शायद बंद होगा। तो वो सब क्या है? मिलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर आपने उसको डाउनलोड करके यूज कर लिया, देन आपकी सारी इंफॉर्मेशन यूज हो जाएगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ज़्यादा मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड को अब्यूज़ करते हुए, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हुए, या अगर वो माइनर है उसको अब्यूज़ करते हुए वीडियोस अगर आप अगर बना के उसको अगर अपलोड कर दिया जाए या उसको अब्यूज़ किया जाए इस तरह से, तो इट्स अंडर द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये इंडिया में बहुत बुरी तरह से है। इन द साइबर क्राइम, डिफॉल्टर्स क्रिएट द distribute and access the material that sexually exploit the underage children। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात हो रही है। इवन जब भी आप कोई ऐसा वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करोगे ना, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि आपके वीडियो में कोई ऐसी कंटेंट तो नहीं है। और वीडियो में कंटेंट अगर ऐसी होती है, तो यूट्यूब में तो ऐसे फिल्टर्स हैं कि कुछ टाइम के बाद वो वीडियो खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने कुछ सर्च किया होगा तो आता है डिलीटेड वीडियो, डिलीटेड वीडियो। ऐसा क्यों आता है? कि यूट्यूब को लगे कि अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ क्रिएटर वो वहां से रिमूव कर देता है। The criminal solicited minors via chat rooms for the purpose of child pornography. The FBI has spending a lot of time to monitoring the chat rooms frequently by the children with the hope of reducing and preventing the child abuse and soliciting। इसको ज़्यादा मुझे डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं लग रही है, आप समझ ही गए होंगे। तो हम यहाँ तक रखते हैं आज।